नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कोई नहीं किसी से कम छिड़ी सियासी जुबानी जंग। प्रदेश में हुई अब तक कांग्रेस की हार, बड़े नुकसान से पार्टी अब तक उभर नहीं पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल अब आने वाले समय के लिए अपने आप को उभारने व बेहतर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए महज 1.5 साल का ही वक्त शेष बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने रणनीतियों को उधार देने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा मानसून सत्र विपक्षी दल कांग्रेस के लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है, और जिसकी मुख्य वजह यही है कि इस मानसून सत्र के चलते कांग्रेस के नेता पूरी तरह से एकजुट नजर आए हैं। हरीश रावत ने भी कांग्रेसी विधायकों की पीठ थपथपाई। यही वजह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी कांग्रेस विधायकों को सम्मानित किया। हरीश रावत ने कांग्रेसी विधायकों की पीठ थपथपाते हुए फिर से नई जान फूंकने का काम किया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हरदा की हौसला अफजाई कांग्रेसियों को नई ताकत देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी से प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट से दिल्ली में मुलाकात की है। साथ ही साथ प्रदेश के सभी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। लेकिन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी इस बैठक में गैर मौजूद रहे हैं, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इस मुलाकात को प्रदेश के सियासी समीकरणों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही राजनीति के मैदान में अपने आप को मजबूत दिखाने में लगे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्म नजर आ रहा है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनके अंदेशी कर लेगा उत्तराखंड की। क्या बात। चर्चाओं में रहे हरक सिंह रावत फिर एक बार अपनी जुबानी जंग के चलते सियासत में मुखर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए बैंक में 30 करोड़ की एफडी बनाई है। उसमें उन्होंने भी खनन माफियाओं से लाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम जुटाई है। हरक ने चुनौती दी है कि इसको लेकर मेरे पर भी दोष है, इसलिए मेरी भी जांच होनी चाहिए। यदि बीजेपी चाहे तो उसकी जांच करा ले। हरक सिंह रावत ने कहा कि एफडी में किन किन लोगों ने कितनी धनराशि दी है, इसकी जांच यदि ईडी ने ईमानदारी से की तो पूरी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी। वहीं उनका एक और बयान सामने आया, जिसमें भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेते नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनके अंदेशी कर लेगा उत्तराखंड की। क्या बात। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है, और जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। एक तरफ हरक सिंह के बयानों को लेकर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ पहाड़ की सभी पार्टियां अग्रिम चुनाव को लेकर अपनी बिसात बिछाने में भी लगी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कल अपने दिल्ली आवास पर सभी सांसदों के साथ बैठक ली, लेकिन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी इस बैठक में गैर मौजूद रहे। इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर। साथ ही अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने भी देहरादून पार्टी कार्यालय पर सभी शीर्ष नेताओं के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने और 2027 में प्रदेश भाजपा का सुपड़ा साफ करने को लेकर रणनीति तैयार की, जिसमें पार्टियां सभी विपक्षियों को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं। लोकसभा चुनाव की सीधा 2027 का चुनाव है, और चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं, अनेकों सांसदों ने
संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए, उस पर मैंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि जो अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने अपने सांसदों का आह्वान किया। और सांसदों के भविष्य के जो कार्यक्रम है, चाहे वो लोकसभा के विभिन्न जिन मंडलों में उनका भी जाना नहीं होगा तो वो जाएंगे। अब सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को हम लोग खेल की दृष्टि से विचारों से जोड़ेंगे। इस सब प्रकार की चर्चाएं आगे बैठक हो रही है। नया संगठन का भी विधिवत निर्माण होना है, क्योंकि प्रदेश की टोली बननी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका एक जनाधार है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आती है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से विदाई नहीं होती है, तब तक वो कोई भी जो है माला ग्रहण नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है, वो उनकी भावनाएं हैं, उनका जोश है। और अगर वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कोई संकल्प रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को उससे लाभ ही मिलेगा। जो हरक सिंह रावत ने ये जो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी की तरफ से उनका बयान हो सकता है, लेकिन इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का अपना कोई ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला या वो बीजेपी को क्यों हटाना चाहता है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इन 25 सालों से मिलकर के जो भ्रष्टाचार किया वो दोनों के ही बराबर हुआ है। अब जब हरक सिंह रावत ने इस संबंध में अपना बयान दे ही दिया, तो अगर बीजेपी वास्तव में पाक साफ है और अपने आप को जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो उन्हें हरक सिंह रावत जी के बयान का तुरंत संज्ञान लेकर के और ईडी सीबीआई से जांच करवा देना चाहिए और उसके बाद उनको ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तव में हम ईमानदार हैं। नहीं तो ये मामला बिल्कुल साफ है कि जो हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आप गौर करें तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई थी कि कांग्रेस को बुरी तरह से हार की वजह से मायूस होना पड़ा था। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 47 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली। वहीं बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को 2-2 सीटें मिली। अब विपक्ष भाजपा को अपनी जुबानी जंग के साथ नैनीताल में शर्मसार करने वाला किडनैपिंग कांड, लोकतंत्र की हत्या में डीएम जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र में गई, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। ऐसे में अब कांग्रेस इन सभी बातों को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जो विपक्ष को लगता है कि ये सभी मुद्दे आने वाले समय पर पार्टी के लिए जनता के दिलों तक पहुंचने का आसान तरीका होगा। बहरहाल देखना होगा क्या ये बातें जनता को आने वाले समय पर लुभा पाएंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी एक सामने आ रही पीलीभीत से, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार और ऑटो में जोरदार टक्कर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एक महिला एक पुरुष समेत 2 बच्चों की मौत। एक महिला एक पुरुष समेत 2 बच्चों की मौत की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा हादसा के बाद कार चालक मौके से फरार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा जुड़ चुके हैं। शुभम, जहानाबाद क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास पे? बता दी, जैसे एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने एक ऑटो में टक्कर मार दी है, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी और कार की तलाश कर रही है। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जानकारी के लिए मौके पर 4 लोगों की मौत, कई अन्य घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है जहानाबाद क्षेत्र में, दर्दनाक हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष सैनी जी के साथ में आज करना चाहेंगे। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियां पिछले कुछ चुनावों में बड़ी विकट रही हैं। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि हरदा की हौसला अफजाई एक नया जोश लेकर आएगी। हरदा खुद भी जब कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे थे या मजबूती से कुछ साल, सिर्फ अगर 2-4 साल पहले आप जाएंगे, शायद तब से ही कांग्रेस पार्टी का जो पतन उत्तराखंड में कह ले, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी दल के लिए वो पतन जैसी ही स्थिति होती है जब एक लंबे वक्त तक वो विपक्ष में बैठी रहे। मेरे कहने का तात्पर्य मैं पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ, उत्तराखंड में वो स्थिति होती रही। तो क्या वाकई हरदा की हौसला अफजाई से एक नया जोश कार्यकर्ताओं में भरेगा? जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो दावे 2027 को लेकर किए जाएं अथवा किसी भी चुनाव को लेकर किए जाएं, उन दावों के पीछे जनता की जो आवाज है, जो सरकार के विरोध में वो निकलती है, वो दावे उनका आधार। सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र में या फिर अपनी घोषणाओं में जो काम बता रहे हैं, उन कामों के आधार पर जनता खुश नहीं है, जनता में नाराजगी है। मुख्यमंत्री निवेश के नाम पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी, सुरक्षा के नाम पर, आपदा प्रबंधन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, ऐसा कोई एक सेक्टर भी नहीं है जहां हमें मुख्यमंत्री की तारीफ करने का मौका मिलता हो। मुख्यमंत्री जी जितनी बात करते हैं, सरकार जितनी बात करती है, कोरी घोषणाएं करते हैं, उसका कोई आधार नहीं है। यानी इन्होंने ऑल वेदर रोड की बात की तो ऑल वेदर रोड धराशायी हो गई। इन्होंने कहा कि हमने आपदा प्रबंधन बहुत अच्छा किया है, उसके लिए मीटिंग करके पूरा प्लान बना लिया है, वो धराशायी हो जाता है। उसके बाद उत्तराखंड के हमारे छात्र छात्राएं और खासकर जो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं तो उनमें भी निराशा भरी हुई है। और अब तो स्मार्ट मीटर जैसे लोग जो किसान विरोध कर रहे थे, उनके साथ भी अब भाजपा मारपीट पर उतारू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दरोगा आज अगर आंदोलनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई विधि सम्मत ना करके कानून के दायरे से बाहर जाकर करते हैं, तो समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं उनके दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है कि पानी और जवानी दोनों बेच जा रही है। उत्तराखंड बनाने का जो मूल उद्देश्य था कि यहाँ के पानी और यहाँ के युवाओं का सही उपयोग उत्तराखंड राज्य के डेवलपमेंट में भी हो, राज्य निवेश कर आगे बढ़े। कांग्रेस की जब पार्टी की सरकार रही लास्ट तक, तो पर कैपिटा इनकम में उत्तराखंड टॉप 5 राज्यों में था। आज तो पर कैपिटा इनकम के नाम पर इन्होंने उसकी अमाउंट तो बढ़ाई है, लेकिन उस खर्च में उत्तराखंड के लोगों को अपना व्यवसाय, अपना काम और अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। राज्य पर केवल आर्थिक बोझ डाले गए हैं। 52% की जीएसटी में छूट होने के बावजूद भी राज्य के नागरिकों को कोई लाभ उसमें नहीं मिल रहा है, ना ही उन कंपनियों में हमें नौकरी मिल पा रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है दूसरी बार और केंद्र में लगातार 11 साल सत्ता में है, वो कांग्रेस का पुतला फूंक रही है। भाई, कांग्रेस का पुतला क्यों फूंक रहे हैं? हरक सिंह रावत जी, आप कहते हैं सबूत लाओ, हरक सिंह रावत जी सबूत के रूप में मौजूद है। वो तो कह रहे हैं कि जो अपराध हुआ है उस समय का, उसमें मैं खुद संलिप्त था, आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो और आप जो जिन लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई आशंका या कोई शक और शुबह की कोई जगह रह गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भ्रष्टाचार को जो लेजिटिमाइज कर दिया गया है, यानी भ्रष्टाचार की सार्वजनिक स्वीकार्यता, आज चाहे आप उसको अपने ऊपर मत लेना, चाहे वो मीडिया के समक्ष हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, हर जगह भ्रष्टाचार को जो स्वीकार कर लिया गया है। और बीजेपी ने तो उससे एक कदम आके उसे महिमा मंडित करने का। लेकिन आपकी मैं सारी बातें मान, सुनिए आशीष जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी सारी बातों को बिल्कुल सर्टिफाइड मान लेती हूँ, लेकिन बात यह है कि जनता आपकी इन बातों को सर्टिफाइड क्यों नहीं मान रही है? मेरे मानने या हमारे कुछ भी अज्यूम करने से शायद बहुत कुछ होने नहीं वाला है। जनता जनार्दन ही सब कुछ है, आपके लिए भी और देश के लिए भी। तो अगर वो आपकी बातों पर वाकई विश्वास करती, तो एक बार होता है ना कि एक बार जनता ने भाई किसी अन्य दल को चुन लिया, लेकिन वाकई अगर आपकी नीतियों को, आपकी बातों को, आपके वादों को मानती जनता, समझती जनता सही या प्रदेश हित में समझती, तो आपकी पार्टी को मौका देती। जबकि अलग अलग चुनावों में ऐसा नहीं होता रहा। हमने देखा कि अलग अलग चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ही जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ा है। गरिमा जी, आपके सवाल से मैं बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैं इस जवाब को दे पाऊंगा।
मेरा ज्यादा लंबा जवाब नहीं है। चलिए 2017, 2022, 2019 और 2024 भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण पर लड़े। ये जो राजनीति चल रही है ना कि हम चुनाव जीत गए इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये चुनाव हम लोग ज्यादा सीटें लाए हैं तो आप हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र उसी ढंग से चलेगा जिसमें समावेशी मैं सहमत हूँ, मैं आपकी नहीं आशीष जी देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक बहुत अच्छी लाइन रह गई, ठीक है जल्दी से कंप्लीट करिए। एक लाइन रह गई है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चटनी लगाकर भले ही ये चुनाव जीत जा रहे हो लेकिन राज्य को डेवलप करने के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। ये इनकी मजबूरी है। ये अपराधियों का संरक्षण करेंगे, पूंजीपति माफियाओं का संरक्षण करेंगे और राज्य को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन देखिए आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जीत के हम कुछ भी कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक दल बनते ही इस मंशा के साथ में है कि उन्हें सत्ता में आना है और सत्ता में आकर ही आप शायद सेवा की बातें करते हैं। कोई भी दल हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, वो XYZ कोई भी दल हो सकता है और शायद जनता की सेवा करने का मौका आपको सत्ता सुख मिलने के साथ ही मिलता है। वो अलग बात है कि उसका भी कुछ और ही मतलब निकाला जाता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी से हनी पाठक जी हमारे साथ में, बहुत स्वागत नाम आपका। हनी पाठक जी, बड़े आरोप लगा डाले अभी आशीष जी ने। उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश एक अलग जगह पर था लेकिन अब एक अलग जगह पर आ गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है डबल इंजन के दावे थे लेकिन शायद सिंगल इंजन भी काम करता तो विकास की रफ्तार कुछ और होती और जो चीज़ें अलग अलग चुनावों में उनकी ओर से ये भी कहा गया कि लूट खसोट या अभी पंचायत चुनाव की ही बात कर लें, लंबे वक्त तक चर्चा होती रही, अपहरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और तस्वीरें आई भी। मैं जवाब दूं गरिमा जी? जी मैम, आपसे ही मेरा सवाल। गरिमा जी, आपने एक सवाल किया था जब इन्होंने डिबेट में ये कहा कि लास्ट में शब्द करके बात को खत्म करता हूँ। आपने कहा था जनता एक बार इस तरीके की चीजों में आ जाती है लपेटे में, दूसरी बार में कैसे आ गई? तो इन्होंने कहा बिल्कुल। अब आशीष भाई मेरे टर्न के आशीष जी प्लीज खिचड़ी मत पकाइएगा, खिचड़ी मत पकाइएगा। आशीष जी मैं आपको पूरा मौका दिया, अब कोई बीच में नहीं। हाँ मैम बोलिए। गरिमा जी, तो इन्होंने कहा धार्मिक ध्रुवीकरण अगर हटा दे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मतलब वो जनता, हनी पाठक की जनता हो, चाहे गरिमा जी की जनता हो, चाहे किसी की भी जनता हो, वो सब बेवकूफ है। वो बार बार आ रही है इनके अनुसार, भाजपा के प्रवक्ता के अनुसार नहीं, इनके अनुसार जो वो नासमझ है और बार बार धार्मिक ध्रुवीकरण का डंडा उस पे चल जाता है और वो नासमझों की तरह से खुले उस तरह से भेड़ चाल की तरह से पीछे आ जाती है। आज की जनरेशन इतनी जागरूक है, आज की जनरेशन इतनी ज्यादा तेज है ना कि उसको कोई भी बरगला नहीं सकता है। आप सीधे सीधे आज की यूथ पर, आज के लोगों पर, आज के वरिष्ठ जनों पर आरोप लगा रहे, देवतुल्य जनता पर आरोप लगा रहे कि वो इस कच्चे लालच में आ जाते हैं। दूसरी बात मैं कहती हूँ, इन्होंने कहा कि वीडियो, आपने अभी बोला वीडियो सामने भी आ रहे हैं, तो मैं भी एक वीडियो दिखाती हूँ गरिमा जी, और इस वीडियो को प्लीज ऑन चैनल आप भी दिखाएं। चुनाव वहां पर हो रहे थे और वहां पर जिला पंचायत के सदस्यों ठीक है मैम, जबरन वोट करवाने का आरोप लगा। ठीक है, आप घटना का जिक्र कर सकती हैं हनी जी, आप घटना का जिक्र कर सकती हैं जो भी आप कहना चाहती हैं। हाँ, चंपावत में चुनाव चल रहा था। अरुण शर्मा जी बहुत ही सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है और इनके मुंह पर याद है हर एक चीज राजनीति से जुड़ी। जैसे आज के लोगों को हनुमान चालीसा याद है, उस तरीके से अरुण शर्मा जी को राजनीतिक सारी चीजें याद है। चंपावत का चुनाव था, खुशहाल सिंह कांग्रेस नेता थे और भवानी टंटा, ऐसे तो कई सारे वाक्यों का जिक्र अभी कांग्रेस पार्टी भी कर देगी। जी, आपने आशीष सहनी जी को एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया था जब वो बोल रहे थे। अब मैं जवाब दे दूं फिर आप इंटरप्ट कर लीजिएगा, आपका सवाल मैं ले लूं। इन्होंने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रही हूँ कि खुशहाल सिंह कांग्रेस का नेता, जिला पंचायत सदस्य जो थी इनकी वो मीना देवी, तो ये सारे लोगों को मिलकर जिस प्रकार से चंपावत में एक माहौल बना दिया गया तो सरेआम गुंडागर्दी करी गई थी, वो क्या था? क्योंकि नैनीताल प्रकरण में आप ही हाई कोर्ट गए, आप ही के द्वारा फैसला हुआ, हाई कोर्ट ने पक्ष में भी फैसला दिया, हाई कोर्ट का डंडा सब पर चला। या तो आप हाई कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं
क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष उन्हीं के अनुसार हुआ ना, कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया पूरे सीसीटीवी निगरानी के साथ का हुआ, जो भी नामांकन वो मतदान हुआ। अब मैं तीसरी बात पर आती हूँ, देहरादून जैसे हॉट सीट पे अध्यक्ष भी आपका बना, उपाध्यक्ष भी आपका बना, तो आपके पेट में किसी प्रकार का मरोड़ नहीं हुआ। यहाँ पर पूरी चीजें सही साबित हुई। अब मैं तीसरी बात पर आती हूँ, हरक सिंह रावत, जिसको आप लोग शेर गढ़वाल कहते हैं, कल का वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में छाया हुआ है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का कांग्रेस से गठबंधन हो गया? क्योंकि कांग्रेस इससे पहले तो टूटी फूटी हुई है। हम सब एक है आज के टाइम में ये बोल रहे हैं, मतलब कि इससे पहले कांग्रेस का कांग्रेस से गठबंधन था ही नहीं, कांग्रेस ही टूटी फूटी थी। और ये हर चैनल पर आकर कहते थे कि हमारे बीच कोई भी किसी भी प्रकार का ना मतभेद है ना मनभेद है। तो क्या किस दिशा में चल रही है कांग्रेस? ठीक है मैम, लेकिन देखिए हनी पाठक जी सुनिए, मुझे लगता है आपकी बातें आ गई हैं, मुझे लगता है आपकी बातें आ गई। आपने कहा कि अभी वो कह रहे हैं हम सब एक है, चले ठीक है, उनकी पार्टी में अलगाव रहा है, कुछ भी रहा है, गुटबाजियां रही हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली है, बीजेपी की भी चीजें सामने आई हैं और जनता ने देखी है कि बीजेपी में किस तरीके से चाहे कुछ बयान हो जाएं या कुछ चीजें हो जाएं, सबसे जनता वाकिफ है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके साथ में और मेहमानों को भी जोड़ेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मिल जाएगा फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बनी हुई चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी, बहुत स्वागत सर आपका। देखिए शांति प्रसाद जी, अभी हनी पाठक जी ने कहा कि ऐसा लगता है मानो पहले कांग्रेस बिखरी हुई थी। मुझे लगता है कांग्रेस को स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ, बिखराव था, अलगाव था, गुटबाजियां थी, जनता के सामने है, सब में होता है। घर परिवार में कई बार आप देखते होंगे कि अलग अलग विचार, अलग अलग मत लोगों के सामने आते हैं, तो ये तो फिर एक बहुत सारे लोगों का दल है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी भी दल में बड़ी स्वाभाविक हैं और बीजेपी में भी रही हैं। बस होता क्या है कि जीत हार से एक पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी हो जाता है और एक पार्टी थोड़ा बाहर नजर आती है। वैसे तो ये इंटरनल मैटर भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा तभी होती है जब विपक्ष पूरी तरीके से जिंदा और मजबूत होता रहे, शायद तभी सत्ता पक्ष से बेहतर काम की उम्मीद की जा सकती है। आपको लगता है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इन चीजों के साथ कांग्रेस एक बार फिर से कांग्रेस में जान आएगी? वाकई आपको ये उम्मीद है? और जिस तरीके से मानसून सत्र में हमने तस्वीरें देखी, धरना तक हो गया, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हुई, कई अन्य दलों के भी उसमें निर्दलीय भी कुछ शामिल रहे, हमने देखा अलग अलग घटनाएं इस दौरान हो गई। क्या कहना चाहेंगे उन सबको जोड़कर आप? देखिए गरिमा जी, वर्तमान राजनीति में जो घटनाक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस में बिखराव था, इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि नागनाथ और सांपनाथ एक जगह पर बैठे हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, इस बात को समझने की जरूरत है। 2016 में वही हरक सिंह रावत हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दूंगा, हरीश रावत की राजनीतिक हत्या कर दूंगा। आज वही हरक सिंह जी हैं, हरीश रावत जी के पैर छूने को तैयार हैं। तो ये तो राजनीति का नाम यही है, मुझे लगता है राजनीति का नाम यही है। राजनीति में आप क्या उम्मीद करते हैं? मर जाएंगे, परिवारवाद से बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने के अलावा किसी को नहीं देख सकते। कांग्रेस को गर्त में पहुंचाने में हरीश रावत जी का हाथ बहुत बड़ा है, सब जानते हैं। कांग्रेस पे सारे नेताओं को भगाने में उनका नंबर 1 हाथ रहा। ऐसे में कांग्रेस के बारे में क्या कहना, ये यक्ष प्रश्न है। दुनिया जानती है कि कांग्रेस के अंदर बिखराव निजी स्वार्थ के कारण है। हरक सिंह के पास आ जाइए, वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया भाजपा को। वैसे भाजपा ईडी वीडी का बड़ा डर दिखाती है। यूकेडी की बात क्यों नहीं करते शांति प्रसाद जी? आशीष जी, मैंने उनसे सवाल जिस चीज को लिया है वो उसका जवाब दे। गलत बात है, मुझे लगता है कि सवाल अभी कांग्रेस पार्टी के अगर हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बयानों को लेकर, तो जवाब वो उसी पर देंगे। आशीष जी, बिल्कुल गलत बात है, प्लीज आप बीच में टिप्पणी नहीं करेंगे। आशीष जी प्लीज, गलत बात है, बोलिए। अब हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट पार्टी कह रहे हैं, तो हरक सिंह विश्वास किया जाए तो समझाओ। हरक सिंह रावत जी पर जैनी के आरोप लगे, हरक सिंह रावत जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
हरक सिंह रावत जी ईडी की जांच को भुगत रहे हैं, तो हरक सिंह रावत जी की जो बौखलाहट है, यदि ये सत्ता में होते, मंत्री होते, तब इनके मुंह से निकलती है बात, तो आज सबको विश्वास होता कि हरक सिंह रावत ईमानदारी से समाज के आगे जो है सच बात रख रहे। ये केवल 27 की बौखलाहट है, ईडी की जांच में फंसे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर सगुफा डाल के फंसा रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के बयान पर आपने गौर किया? उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो खुद को दूध का धुला कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने भी पैसे लाकर दिए 1 करोड़। कैसे दिए ये भी बता दिया है। 30 करोड़ में मैं भी भागीदार हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए बचाव के लिए खजानदास को आगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस बात में बेईमानी है, मुकदमा दर्ज करें हरक सिंह रावत पर। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड क्रांति दल बोल रही है कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि दोनों राष्ट्र पार्टियों ने जमकर लूटा है। हरीश रावत जी की बात कभी छुपी नहीं है कि मैं मुंह फेर लूंगा, पूरा राज्य लूट लो। तो इस राज्य के साथ ईमानदारी करी किसने? कांग्रेस बेईमान, भ्रष्ट बेईमान भाजपा और महान बने हुए नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि दोनों की कमाई में अगर अंतर आएगा तो एक दूसरे को घेरेंगे। वरना ये दुर्भाग्य इस राज्य का है कि हरीश रावत जी भी सीबीआई जांच भुगत रहे हैं केदारनाथ घोटाले में, तो हरक सिंह भी ईडी की जांच भुगत रहे हैं। ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, इसलिए पूरे राज्य के अंदर जो खनन में घोटाले हो रहे हैं, शराब में घोटाले हो रहे हैं, ये जो हिमांशु चमोली ने जो एक व्यक्ति की जान ले ली, ये क्या है? ये सब राजनीतिक बेईमान लोग हैं और इनसे निजात के लिए अब जनता तैयार हो रही है। कांग्रेस को गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल होगा तो हमको फ्री में जनता सत्ता दे देगी। इस बार दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जनता जो है आईना दिखाएगी। आखिर शहादतों के बाद ये राज्य लिया गया है और इस राज्य की दुर्गति करने क्या वाकई अभी यूकेडी इतना मजबूत है? क्या वाकई अभी यूकेडी तीसरे विकल्प के तौर पर जनता किसे देखेगी? मैं ये भी जानना चाहूंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों को जनता जवाब देगी तो कैसे देगी? गरिमा, इसमें कोई शक है? उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र दल है जो हर मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है। लेकिन कई चुनावों में तो मतलब स्थिति उतनी अच्छी रहती नहीं, आप इस बात को भी स्वीकारेंगे? देखिए गरिमा, बात आने दो। बद्रीनाथ में धरने प्रदर्शन इस बात के चल रहे हैं कि विकास प्राधिकरण के नाम में सनातन धर्म की संस्कृति पर हमला मत करो। पुरातत्व विभाग कहाँ मर गया? वो जो वहां की शिलाएं तोड़ रहे हैं भाजपा वाले। कहने का मतलब है हम आज भी जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तय जनता ने करना है कि तीसरा विकल्प कौन है। हम संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष करते रहेंगे। और भाजपा पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपने अच्छी बातें रखी, लेकिन मुझे लगता है अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जाएंगे तो शायद यूकेडी को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद आप विकल्प के तौर पर कम से कम, मैं बिल्कुल आंकड़ों पर बात कर रही हूं, शायद तब आप जनता के लिए विकल्प बन पाए। बेहतर होगा कि और ज्यादा चीजों के साथ आगे आए। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके शिव प्रसाद सिंहवाल हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। आपके पास लौटेंगे, उससे पहले अरुण जी का रुख कर लेते हैं। शिव प्रसाद जी, इसके बाद आपके पास में आऊंगी। काफी देरी से अरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका। सबकी बातें आपने सुन ली है। बहुत कुछ पिछले दिनों प्रदेश में घटा है। आपदाएं एक तरफ हैं जहां रेस्क्यू को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है, मीटिंग्स एक तरफ हो रही हैं। दिल्ली में सीएम धामी की मीटिंग हुई, उसके अपने एक अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का गायब होना वो भी काफी कुछ महत्व रखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में दोबारा से जान फूंकने के लिए हरदा के हौसला अफजाई की क्या वाकई जरूरत थी? अभी शांति प्रसाद जी ने तो बड़ी बातें कह दी कि भाई ये हरदा ही है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और देखिए, एक किसी भी नेता को सफल तब कहा जाता है जब उसके नेतृत्व में उसकी पार्टी कोई बड़ा चुनाव जीते, कोई बड़ा काम करे या अपनी पार्टी को किसी भी तरीके से मजबूती पहुंचाए। एक वक्त जरूर ऐसा था जब हरदा के नेतृत्व में, हरदा खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस आगे बढ़ी, लेकिन शायद फिर वो परिवारवाद की बात कह लें या सेल्फ सेंटर होने की बात कह लें, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत आरोप लगे उन पर। गरिमा, अगर हम उत्तराखंड की 25 साल की राजनीति का विश्लेषण करें तो लगभग 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें से 5 साल नारायण तिवारी मुख्यमंत्री रहे और 5 साल हरीश रावत और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे। और बाकी समय इन 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। वो 2.25 साल भी मैं काउंट कर रहा हूं जिसमें अंतरिम सरकार थी जब राज्य बना था। और
इस प्रदेश ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, चाहे वो राजनीतिक उतार चढ़ाव हो, भौगोलिक उतार चढ़ाव हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, तमाम देखे। और अब जबकि चुनाव के लिए लगभग 1.5-2 साल बचा है, क्योंकि फरवरी मार्च में 27 में चुनाव होंगे, तो उसके पहले की जो ये कवायद है, मुझे लगता है कि ये जो छटपटाहट है, ये केन प्रकरण जनता के बीच में पैठ बनाने की ही छटपटाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, आपदा आई कई बार। अरुण जी, इससे बस एक बात याद आती है, कई मौकों पर हुआ ना कि रीलॉन्च करने की कोशिश, यहाँ तक कि राहुल गांधी को लेकर भी ऐसे कई बार प्रयास किए गए हैं। आप सहमत हैं कि शायद चुनाव से पहले वही प्रयास यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है? असल में अगर कांग्रेस हरीश रावत के भरोसे रहेगी तो आपको शायद वो चीजें विश्लेषण पूरा करना पड़ेगा जो हरीश रावत की राजनीति में घटा है। एक जमाने में हरीश रावत बहुत यंग नेता जब होते थे, तब उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से मुरलीधर जोशी को लगातार 3 बार हरा के उत्तराखंड छोड़ने पर विवश किया। सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद हरिद्वार से भी सांसद रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हरीश रावत ने केवल अपने छत्रपों को जमाने के अलावा राजनीति में, और उसके बाद तो राज्य बनने के बाद तो केवल वो परिवार तक सिमट के रह गए कि कभी पत्नी को टिकट चाहिए रेणुका को, कभी आनंद की पैरवी करेंगे, कभी वीरेंद्र की पैरवी करेंगे, कभी बेटी अनुपमा की पैरवी करेंगे, और खुद हार जाएंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीट से हार जाएंगे, हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा। ये तो सबके सामने है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये सामने है। और केवल हरीश रावत की वजह से आज कांग्रेस में कई फाड़ है। अब केवल देखिए छटपटाहट नहीं, ये वाली जो बात आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, मुझे लगता है ये बात तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो शायद नजर आती है, अलग अलग राज्यों में। हाँ, कुछ बड़े नेता हैं ऐसा लगता है जिन्होंने पूरी तरीके से। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं गरिमा, इससे हम उत्तराखंड पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ये याद हो कि जब हरक सिंह पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए थे, तो यही हरीश रावत थे जिन्होंने 6 दिन तक उन्हें कांग्रेस के दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दिया था। और उसके बाद कांग्रेस के वार रूम में उन्हें मेंबरशिप दिलाई गई कांग्रेस की, उसमें कोई बड़ा नेता नहीं था कांग्रेस के वार रूम में। देखिए, हरक सिंह रावत इंडिविजुअल अपने आप में एक बड़ा कैरेक्टर है, वो अपने लिए जमीन बनाते हैं, वो चाहे बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, उनका अपना एक फुटेज जो है वो उन्हें मिलता रहता है, ये बात वो श्योर कर देते हैं। मैं बीच में उन्होंने इंटरप्ट कर दिया, इसलिए मैं बता नहीं पाया। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। अरुण जी, मैं सुन नहीं पाया आपकी क्या पूछ रही। ठीक है अरुण जी, देखिए हरक सिंह की अभी आपने बात की ना, तो हरक सिंह की अगर बात करें तो वो प्रदेश में पूरी तरीके से कहते हैं ना कि वो अपना फुटेज लेके ही रहते हैं, किसी भी दल में रहें, कहीं भी रहें, उनकी बयानबाजी, उनकी कंट्रोवर्सीज ऐसी होती ही हैं कि पार्टियों की किरकिरी जरूर हो जाती है, लेकिन हरक सिंह रावत का फुटेज उनको मिल जाता है। देखिए गरिमा, मैं हरक सिंह को तब से जानता हूँ जब मैं 88 में पत्रकारिता पढ़ने यूनिवर्सिटी गया था श्रीनगर, और हरक सिंह मेरे हॉस्टल वार्डन थे। तब तक वो शिक्षक नेता होते थे, उसके बाद वो पहले कांग्रेस से छात्र संघ चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी के बाद वो बसपा में चले गए, बसपा के बाद वो फिर आपके इनके साथ आ गए कांग्रेस के साथ। सभी दलों का स्वाद उन्होंने चखा है, सभी दलों का स्वाद उन्होंने चखा। हाँ ठीक है, चलिए, लेकिन निश्चित तौर पर ठीक है अरुण जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, कि हरक सिंह इस प्रदेश के एक बड़े ठाकुर नेता हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं। और जब आपको याद होगा जब समर्थन वापस लिया था हरीश रावत से, तो उसके बाद हरक सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली थी 17 के चुनाव में। और मैंने पहले भी कहा ना कि हरक सिंह रावत अपनी जमीन तलाश लेते हैं, उन्हें देरी नहीं लगती, वो किसी भी दल में रहे, वो दल को फायदा भी दे जाते हैं, नुकसान भी दे जाते हैं, लेकिन उनके
मैंने कल हरक सिंह रावत पर ही चर्चा थी, मैंने तब भी कहा था कि आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो किसी भी दल में हो उनको उनका फुटेज मिलता है, बहुत अश्योर रहते हैं वो। ठीक है, लौटूंगी। हनी जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शिव प्रसाद सेमवाल जी का। इसके बाद हनी जी मैं आपके पास आती हूँ। मैं समझ रही हूँ आप काफी खुश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता भी हो और आपकी पार्टी बहुत जिम्मेदार खुद को कहती है, उसको भी सफाई जरूर देनी चाहिए ये 30 करोड़ वाले मामले पर। इस पर जवाब आपसे लेंगे शिव प्रसाद सेमवाल जी के बाद। शिव प्रसाद सेमवाल जी, स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रदेश में, और इस बार कहा जा रहा है कि भाई नई एनर्जी के साथ में वापस से लौटेगी, चुनावों से पहले विधानसभा के एक मजबूती देने का प्रयास हो रहा है या कह ले प्रिटेंड करने का प्रयास हो रहा है, सच क्या है? क्या वाकई अपनी गुटबाजियों से, अलगाव से जूझ रही थी जो अब तक कांग्रेस, वो उबर पाएगी? और बाकी दलों का क्या होगा? क्या उन्होंने भी उतनी ही तैयारी आने वाले चुनाव के लिए की है? क्योंकि अभी से बड़े दलों ने तो फिलहाल फील्डिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस पर्टिकुलर आपने सवाल पूछा है, तो कांग्रेस का जो पूरा डीएनए है, कांग्रेस के डीएनए को पहले समझना पड़ेगा। कांग्रेस यहाँ पे कम से कम उत्तराखंड की कांग्रेस को अगर हम ले तो कांग्रेस एक नेता आधारित पार्टी है, ये कोई वोट बैंक आधारित पार्टी नहीं है, ये काडर आधारित पार्टी नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब तक कांग्रेस को लीड करने वाला व्यक्ति तय नहीं कर दिया जाएगा कि भैया कांग्रेस को लीड कौन करेगा, कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा, तब तक कांग्रेस में ऐसे ही फूट पड़ी रही। कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग छत्रप के रूप में बने रहेंगे और सब एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। ये आज का मामला नहीं है, ये राज्य बनने के टाइम से आप लगातार देख सकते हैं। और जिस तरीके से सेंटर के जो बड़े नेता हैं वो स्टेट में कांग्रेस को या किसी भी अपने मतलब स्टेट की लीडरशिप को, सेंटर की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो अपने हाथ में रखना चाहती है, क्योंकि सेंटर की लीडरशिप कैपेबल नहीं है। वो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लगा लो या फिर असुरक्षा की शिकार है। उनको लगता है कि केवल उत्तराखंड के मामले में अगर हम लें तो हमेशा कांग्रेस को ये लगता रहा है, चाहे सोनिया गांधी जी या जब बड़े छत्रप उनके साथ रहे, उनको लगता रहा है कि कांग्रेस में अगर कोई बड़ा लीडर हो गया तो ना हो ये हमारी लीडरशिप जो परिवार पे बेस्ड है ये छिन जाए हमसे। तो चाहे वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के टाइम की बात हो, चाहे लास्ट में लेट उसमें नारायण दत्त तिवारी जी की बात हो, सेंटर जब भी उत्तराखंड का कोई नेता बड़ा चेहरा बनना चाहा तो इंदिरा गांधी जी ने या और लोगों ने उसको पीछे खींचना चाहा। हेमवती नंदन बहुगुणा को बाकायदा हराया गया। नारायण दत्त तिवारी अगर हारते नहीं उस समय इलापंत जी के टाइम पे तो वो शायद प्रधानमंत्री होते। बाद में जिस तरीके से स्टेट में जब आए, क्या आप इसी को बड़ी वजह मानते हैं प्रदेश में पार्टी के पतन की? हाँ जी मैम, क्या आप इन्हीं कारणों को प्रदेश में पार्टी के पतन या लगातार गिरावट या चुनावों से दूर जाने की वजह मानते हैं? कांग्रेस अगर काडर आधारित पार्टी हो जाए या तो, और या फिर कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल तय हो जाए, सेंटर को भी ये लगे कि यार कांग्रेस में उत्तराखंड में कोई भी लीडर होगा इससे पूरी कांग्रेस मजबूत होगी और हमें कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप सेंटर में इतनी कैपेबल हो कि कम से कम उसे खतरा महसूस ना हो, कोई भी उससे आगे बढ़ता दिखे, तो मुझे लगता है कांग्रेस तब कांग्रेस के दिन बाहर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक दूसरे की टांग। ठीक है, मुझे लगता है इस पर आशीष जी को जरूर जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, मोहरा बनाते रहेंगे और अपने अपने लोगों को प्लांट करते रहेंगे और यहाँ पे उत्तराखंड में। अच्छा, अन्य दलों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से कि बाकी जैसे यूकेडी हो गया, अभी यूकेडी के शांति प्रसाद जी ने कहा कि भाई दोनों दलों को जनता इस बार जवाब देने का काम करेगी, तीसरा विकल्प क्या है अपने पास? इनका तब तक कोई भविष्य नहीं है जब तक ये साथ मिलकर के, अगर अभी 2027 है, अभी से तय कर लें कि भैया यूकेडी 7 सीट लड़ेगी या 10 सीट लड़ेगी, तय कर लो। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी 3 सीट लड़ेगी या 2 सीट लड़ेगी, तय कर लो, तुम अपना जाओ काम करो अपने क्षेत्र में। आप टीवी पर बैठकर ऑफर दे रहे हैं, ऐसा लगता है। पार्टी का भी तुम्हें 5 सीट चाहिए, ओके कर लो। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सब ऑल इंडिया, ऑल उत्तराखंड के हीरो बने रहेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे, काडर पे बात नहीं करेंगे, बूथ पे काम नहीं करेंगे, बस मीडिया में बयानबाजी करते रहेंगे कि हम ये जीत रहे हैं और वो जीत रहे हैं। तब तक जब तक ये अपना काडर नहीं, मेरा सवाल आपके लिए भी, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के लिए भी था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूकेडी को लेकर मैंने कोई बात कही। देखिए, यूकेडी भले ही बहुत बड़ा परफॉर्म ना करती हो, लेकिन एक अहम किरदार और एक गुड इमेज के साथ में प्रदेश में वो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बार बार ये बात कहूंगी। ठीक है, हनी पाठक जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। हनी जी, आप बहुत खुश हो रही थी, मैंने देखा बराबर आपको, लेकिन हरक सिंह रावत अपने लिए जो करते हैं वो ठीक है, वो उनसे जब इंडिविजुअल उन पर चर्चा हो तो उस पर बात करना बहुत बेहतर होगा। बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी,
आप कहते हैं ना कि हम सबसे विश्व की, दुनिया की अपने आप को उभरती हुई पार्टी बताते हैं। आपकी पार्टी के ही एक वक्त में रहे नेता ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी, अभी कहा ना शांति प्रसाद जी ने, चाहिए आप कोर्ट में, आपकी पार्टी के इमेज पर कोई बट्टा नहीं लगता क्या? नहीं चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों को सामने आकर कहना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे? उन्होंने साफ तौर पर कहा ईडी जांच कर ले तो पूरी बीजेपी अंदर होगी प्रदेश की। ये अपने आप में बड़ा बयान है। हरक सिंह रावत के पिछले बयानों की वजह से शायद उनकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, वरना ये बड़ा बयान है और इसके आगे मैं क्या बोलूं। पर्दे के पीछे की राजनीति सबको पता होती है। बोलिए मैडम। जवाब दूं गरिमा जी? हाँ जी, आपसे ही सवाल है। हो गई थी, हंसी आ गई थी मुझे कि आपने जो बोला हरक सिंह रावत जी अपने लिए, तो वो हंसने वाली बात थी, पे हंसी। अरुण शर्मा जी ने कुछ ऐसी चीजें बताई, मैंने आपको पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था, जिस प्रकार हर एक को हनुमान चालीसा याद होती है उस तरीके से अरुण शर्मा जी को एक एक चीजें याद रहती हैं। अब मैं कांग्रेस पर आती हूँ। देखिए कांग्रेस की क्या हालत है ना, आतंकवाद को अमेरिका अब हनी जी मैं आपको टोक रही हूँ, माफी सुनिए हनी जी, हनी सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बोला मैं आपको टोक रही हूँ, मेरा सवाल सुनिए हनी जी। मैं ऐड ऑन कर रही हूँ हनी जी, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। जुड़ेगा गरिमा जी, आप मेरी बात को खत्म होने दीजिए। अरे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, आप पूरा बोलिएगा। आप सुनती नहीं है, ये गलत बात है। और भारत में कांग्रेस कहते हैं ये वो आतंकवादी सोच रखते हैं। हनी जी नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको, फिर मैं ऐसे बोलने नहीं दूंगी। आप अगर ऐसे करोगे मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। मेरा सवाल आप सुनेंगे पहले। रावत जी की हनी जी, देखिए शिव प्रसाद सेमवाल जी ने भी कहा कि कांग्रेस ये कांग्रेस वो, मुझे अंदर खाने इनके क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी यूकेडी के लिए, यूकेडी क्योंकि क्षेत्रवाद पार्टी है, क्षेत्रवादी वाली पार्टी है, क्षेत्र की पार्टी है, आम जन मुद्दे अक्सर उठाती है, मैं फॉलो भी करती हूँ कई चीजों को। अब मैं एक बात करती हूँ, क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते इनको ना देवता और जागर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमारे उत्तराखंड में देवता किसी पर आता है तो उसके चरण वंदन किए जाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जागर बुला के देवता बुलाया जाता है। तो अब मैं देवता वाली बात क्यों कह रही हूँ, मेरी बात उस समय भी हरक सिंह रावत पर जाएगी। हरक सिंह रावत आए दिन नाचते दिखाई देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं मुझ पर देवता आ गया, तो वो देवता ही उनको अंतर मन से आवाज उठाते हुए नहीं कहा कि हरक तुम ये गलत काम कर रहे हो, जो ये चोरी और लूट खसोट का काम कर रहे हो, क्योंकि देवता तो ऐसे भले मानस पर ही आता है जो अच्छा भला मानस हो। तो हरक सिंह रावत जी के उस समय देवता ने क्यों नहीं आकर उनको कहा कि हरक अपनी हनक कम कर, तू ये गलत कर रहा है। तो इन सब के लिए क्या वो सही ढंग से अब ये बता सकते कि वो उत्तराखंडी है? क्योंकि कोई उत्तराखंडी इस तरीके का पाप नहीं करेगा कि अपने ऊपर देवता आने का ढोंग करेगा। तीसरी बात मैं आती हूँ हरक सिंह रावत की बातों पर। ऐसा है, हरक सिंह रावत और तमाम कांग्रेसी नेता उस बुद्धि के आदमी हैं जिनको ईडी, सीबीआई किसी चीज पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन कोर्ट का कोई एक फैसला अगर ऐसा आ जाए कि इनके पक्ष में कोई बात रख दी जाए तो कोर्ट पाक साफ हो जाती है। निश्चित तौर पर हमको अपने आप पर पूरा भरोसा है, हम क्यों जाएं इस जांच करवाने? जिसको जांच पर कोई भी आशंका है, जिसके पेट में दर्द है, जिसको कमी दिखाई दे रही है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, हम अपनी बात वहां पर पेश करेंगे, तमाम आंकड़े वहां पर पेश करेंगे। जनता ने हमसे ये सब सवाल नहीं पूछा है, हमसे सवाल विपक्ष की पार्टी पूछ रही है कि आंकड़ा दो, हम इनके कहने पर आंकड़ा क्यों देंगे? ठीक है हनी पाठक जी, आप कंप्लीट कर चुके हैं। जनता हमसे पूछेगी। ठीक है आशीष जी, आती हूँ इसके बाद आपके पास से आती हूँ। हनी पाठक जी मुझे लगता है अब आप कंप्लीट कर चुकी हैं। मैंने एक सवाल किया था आपसे, आपको याद है क्या? कौन सा? मैंने एक सवाल किया था आपसे, आपको याद है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने उसका जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपने उसका जवाब दिया। मैंने आपको इंटरप्ट करने की कोशिश भी की कि मैडम आप सुनिए, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, आपने नहीं बोला। आपको लगता है कि अगर इससे आप अपनी पार्टी का एक मजबूत पक्ष रखती हैं तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात मैडम, अब देखिए आपको इंटरप्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अगर आपको इंटरप्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो मुझे भी मेरी बात में बीच में काटना शायद पसंद नहीं है। आपसे ही सीखा मैंने अभी। मैडम पहले सुनिए, मैंने आपसे सवाल किया, हरक सिंह रावत ने जो आरोप लगाया, नैतिकता तो बनती है मैडम, आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, विश्व की उभरती हुई पार्टी है, विश्व गुरु देश है हमारा,
तो फिर क्या इतना भी नहीं। और दूसरा आपने कहा कि हमसे मैडम आप सुन लीजिए, आप सुन नहीं रही, आप अभी भी बोल रही हैं, आप सुन रही नहीं, आप अभी भी बोल रही हैं। आप कह रही है कि मुझसे जनता ने सवाल नहीं पूछा, हमसे विपक्षी दल पूछ रहा है। विपक्षी दल को लोकतंत्र में जनता का हिस्सा माना जाता है, लोकतंत्र की परिभाषा में ये हम सबको पढ़ाया गया, बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं। इसलिए विपक्ष भी अगर कोई आरोप लगाता है तो उसके जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है। नहीं मानते हैं हाँ। हम अपने आप को सही मानते हैं, तो हम इनको आंकड़ा क्यों दे? हाँ, ये आंकड़ा लेने के लिए कोर्ट जाए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, आम जनता हमसे पूछे। आप हरक सिंह के व्यक्तिगत कारनामों को खूब बखान कर रही थी, लेकिन हरक सिंह के उस बयान से आपत्ति हो गई। यही हरक सिंह जिनको आपने पापी न जाने क्या क्या कह डाला, यही हरक सिंह एक वक्त पर आपकी पार्टी में थे, और उस दौरान आप ही जिनको अभी अरुण शर्मा जी को आप कह रही थी कि सारे किस्से हनुमान चालीसा की तरह याद रहते, वो किस्सा भी आपको याद दिलाया गया, लेकिन तब आपके पास जवाब नहीं था, चाहे वो अरुण शर्मा जी हो, हनी जी लाउड होने से और इंटरप्ट जी ने भी उनको एक सुनिए बताया। हनी जी मैडम ऐसे अभी आपने ये कहा था खिचड़ी मत बनाइए, अब आप वही कर रही हैं। सॉरी, चलिए मैं आपसे आगे बढ़ती हूँ। और मेहमान हमारे साथ में है, और मैं लाउड होने से या ये कह देने से कि मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, सवालों को ना सुनने से कुछ नहीं होता, कोई भी अच्छी चीज निकल कर नहीं आती। आशीष सैनी जी, मैंने पूछा ना आपसे मेरा सवाल क्या, आप उसको नहीं बता पाई। चलिए आशीष सैनी जी आप बताइए। आशीष सैनी जी, ठीक है, अब आशीष जी से आपका जवाब लेते हैं। आपने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। आशीष जी, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रदेश स्तर या राजनीतिक स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी में ऐसा हमेशा से रहा है कि कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं ने मानो कब्जा सा कर रखा हो, और यही वजह है कि जो नए फेसेस थे वो शायद पार्टी से इस्तीफा देकर अन्य दलों का हिस्सा बनते रहे और पार्टी को खत्म होते देखते रहे हम सब। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र भी तभी मजबूत होता है। क्या वाकई रीलॉन्चिंग की कोशिश है या कुछ जान आएगी और जो गुटबाजियां थी, अलग अलग दल थे, वो खत्म होंगे? हरक सिंह रावत पर जो आरोप लगते रहे कि वो खुद के परिवार के बारे में ही सोचते हैं, उससे आगे वो किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते, क्या इससे ऊपर वाकई हरदा बढ़ेंगे और पार्टी के बारे में सोचेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको गरिमा जी एक चीज देखने जरूर मिलेगी कि कांग्रेस की चिंता कांग्रेस के लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस में नहीं है, अन्य दलों में, उनको भी कांग्रेस की बहुत चिंता रहती है। ठीक है। तो इसके लिए तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने जिस चीज को अपनी आइडियोलॉजी बनाया है वो देश का संविधान है, यानी संवैधानिक रूप से जो चीज उचित है, जो चीज की जानी चाहिए, वही हमारी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस ने कभी विपक्ष को या बीजेपी रही हो या कभी कोई, लेकिन वो आइडियोलॉजी काम तो कभी तभी करेगी ना। देखिए, आइडियोलॉजी पर बात नहीं करनी है, बात करनी है कि आइडियोलॉजी काम कैसे करेगी, उसको आप जनता तक पहुंचाएंगे कैसे जब आप सत्ता में आएंगे। हाँ, देखिए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कैसे बनाई वो अलग विषय है, उसे हम छोड़ देते हैं अभी। उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 57 पिछली बार थे और अब की बार 47 थे। पूरे विधायक इनके पास, सारे इंजन, नगर निगमों की बात आई तो 10 में से 11 में से। अब देखिए, फिर आप वही काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको भी टोकूंगी तो आप कहेंगे कि लीजिए हमें बोलने नहीं देते। आप इन पर क्यों बात कर रहे हैं? अरे हमने तो कांग्रेस, अभी आपने शुक्रिया अदा किया कि कम से कम जनता या लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप विपक्ष है। आप अपने बारे में बात कीजिए ना। नहीं, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस बीजेपी के साथ इसलिए करेंगे कि अभी मत कीजिए, अभी लंबे वक्त से आप सत्ता से बाहर रहे, कंपैरिजन पर चर्चा नहीं है। कांग्रेस ने अपनी आधी अधूरी सत्ता होने के बावजूद भी किया। कभी हम केंद्र में थे, राज्य में नहीं थे, कभी हम राज्य में थे, केंद्र में नहीं थे, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही के जो काम कांग्रेस ने किए हैं, आज एक एक व्यक्ति उत्तराखंड का जानता है। यदि काम की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, तो कांग्रेस ही कर पाएगी। उन्हें पक्का विश्वास है कि बीजेपी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। ये बात तो आज लोगों को मन में स्पष्ट है। हाँ। पहले ये वोट पे कन्वर्ट नहीं हुई, अब ये वोट पे भी कन्वर्ट होगी। पंचायतों के जो चुनाव परिणाम आए, निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे आगे थी। बाद में खरीद फरोख्त चली या कुछ भी चला, उसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन आज लोगों का ट्रस्ट उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि कांग्रेस ने हर वक्त बीजेपी ये अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं चलाया। हमने लोगों की आवाज को मजबूत करने का काम किया है।
आज ही पूरे देश में लेकिन हम लोगों सबसे की पहले आवाज तो पार्टी को मजबूत कीजिए। लोकतंत्र और संविधान एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा। अगर आप अपने दल को मजबूत नहीं करेंगे तो आप कितने भी दावे कर ले बेहतरी करने की कैसे आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए पहले पार्टी को खुद के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और इन चीजों से बेहतर अगर पार्टी होती है तो उससे लोकतंत्र और संविधान जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी पर काम करने का जिक्र करते हैं, वो शायद बहुत बेहतर होगा। सर वक्त की कमी है, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, अभी कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 26 ऑब्जर्वर वरिष्ठ नेताओं को लगाया है जिलाध्यक्ष के चयन के लिए। एक पूरी टीम उतरेगी और एक नई कलेक्टिव लीडरशिप खड़ी करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तो उम्मीद है कि भाई पार्टी बहुत पुरानी है, नए सिरे से नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं। कितना बदलाव होगा, कितनी एकजुटता होगी, सारी चीजें आपकी पार्टी के लिए ही बहुत बेहतर होंगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस की वापसी की कोशिशें काफी तेजी के साथ में हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस अपनी ही पुरानी समस्याओं से जूझकर वापस से खड़ी हो पाएगी और लगातार सत्ता में रह रही बीजेपी को कड़ा मुकाबला आने वाले चुनाव में दे पाएगी, जिसकी तैयारी वो अभी से शुरू कर चुके हैं? देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।